चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक्सप्लेन सीरीज़ में जो हम टॉपिक पिक कर रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी के डोमेन का टॉपिक है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ नॉर्थ ईस्ट क्राइसिस। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हम सिक्योरिटी के रेल में देखते हैं कि किस प्रकार से देयर इज़ अ राइज ऑफ मिलिटेंसी एंड इंसर्जेंसी इन दी होल रीजन। और ये इंसर्जेंसी कहीं ना कहीं कई सारे फैक्टर्स के कारण जुड़ी हुई है, कई सारे फैक्टर्स हैं जो कॉजेटिव एजेंट की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं और इतना सारा कनंड्रम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो उस सब के पीछे क्या फैक्टर्स हैं हमारे और कैसे हमारे पेपर के साथ करंट अफेयर भी इसके साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे कि कैसे पेपर के साथ भी ये सारा जो क्राइसिस है वो लिंक होता है। एक तो हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया जो जोग्राफिकली हम देखते हैं कि कौन सा वो एरिया है, कौन सा वो रीजन है, क्या वहाँ की डेमोग्राफी है, क्या वहाँ की हिस्ट्री है और किस प्रकार से आफ्टर द इंडिपेंडेंस वहाँ पे जो डेवलपमेंट है इन द रेल्म ऑफ गवर्नेंस, इन द रेल्म ऑफ सिक्योरिटी, किस प्रकार से चीज़ें वहाँ पे चली हैं और उसकी वजह से किस प्रकार से जो आज का क्लाइमेक्स हम देखते हैं कि वी कुड सी होस्ट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स और द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ बिन ऑपरेटिंग हियर फॉर डिकेड्स फ्रॉम डिकेड्स। और वो उन्होंने इस सिचुएशन को इतना ज़्यादा वर्स कर दिया है। मोर ओवर दी देयर वर इन्वॉल्वमेंट ऑफ दी देयर वॉज इन्वॉल्वमेंट ऑफ दी outside state as well and those were mostly the hostile neighbors of India। तो उन्होंने भी इन सारी सिचुएशंस को एम्पलीफाई करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इन सारी लाइट में हम जहाँ हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, गवर्नेंस भी है और नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं और आउटसाइड स्टेट ऑफ इंडिया है, उन्होंने इस पूरे रीजन को हम बोलेंगे इतना कॉम्प्लिकेटेड एक सिनेरियो बना दिया है। और आज हम देखते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी का इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के 3 बड़े रीजन हैं जहां इंडियन गवर्नमेंट को बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। एक तो पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, दूसरा है JNK में जिसको काफ़ी हद तक सुधार करने के लिए हमने 370 को बाईपास किया है, जब हमने यूनियन टेरिटरीज क्रिएट कर दी हैं आउट ऑफ द JNK स्टेट। और थर्ड जो एरिया है, रीजन है हमारे हिंदुस्तान का, दैट इज़ द नेक्सलाइट बेल्ट या दैट इज़ द रेड कॉरिडोर, जहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी के जो हैं हमें क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं। तो कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द डे दैट इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इस रीजन को पूरा ही हम 360 देखेंगे कि IR भी इसके अंदर है, हिस्ट्री भी है, जोग्राफी भी है, इकॉनमी भी है, गवर्नेंस भी है और तब जाके इंटरनल सिक्योरिटी को हम समझेंगे कि इट इज़ द इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट और जिसमें इतने सारे डिसिप्लिन से हमने इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज को बोरो करना है और एक अपनी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। तो बहुत अप्लाइड है इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इतने सारे डिसिप्लिन का एप्लीकेशन है। तो कमिंग टू द टॉपिक, अगर नॉर्थ ईस्ट के हम रीजन को देखें और वहाँ पे जो सारे मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों को अगर हम सिस्टमेटिकली चलेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। तो सिस्टमेटिकली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में वी कुड सी कि व्हाई दिस क्राइसिस हैज़ बीन ओरिजिनेटेड इन द रीजन एंड द causing factor could be divided into 3 parts, that is the geography and demographic factor of the region। कि जब तक हमें वहाँ की भूगोल के बारे में नहीं पता होगा, वहाँ की ज्योग्राफी में, वहाँ की सोसाइटी में, डेमोग्राफी इज़ द बेसिकली द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी कि कितनी ट्राइब्स हैं, क्या भाषा बोलते हैं, क्या मेन हैं, क्या विमेन हैं, क्या लिटरेसी है। तो अगर इन सारी बातों के ऊपर चर्चा नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हम शायद उस समाज की और उस रीजन की जोग्राफिकल और डेमोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझेंगे। और जब तक हम समाज को नहीं समझेंगे तो समाज की समस्याओं को नहीं समझेंगे या उस समाज से ओरिजिनेटेड कौन सी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को जो शायद फेस करनी पड़ रही है उन समस्याओं को नहीं समझेंगे। इसलिए सेकंड फैक्टर इज़ द हिस्टोरिकल फैक्टर कि यदि जोग्राफिकल और डेमोग्राफिक कुछ वहाँ पे समस्याएं थी तो हिस्ट्री ने कैसे उसके साथ, जो हिस्ट्री में इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट या इंडियन कंट्री जब हमने इंडिया बनाया था 1947 में, तो इंडिया के साथ कैसे इस सारे रीजन को जोड़ा गया या ब्रिटिश के टाइम पे क्या वो अरेंजमेंट था नॉर्थ ईस्ट में, तो उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हम देखते हैं कि क्या रोल ऑफ आउटसाइड स्टेट हैं कि बाहर से अगर चाइना है या बांग्लादेश जिसको हम अर्स्टवाइल पाकिस्तान कहते हैं 1971 तक, उन्होंने कैसे एक रोल प्ले किया है इन सारी इंसर्जेंसीज़ को या इन सारी मिलिटेंसी को वहाँ पे राइज करवाने का, सपोर्ट करने का, चाहे वो सपोर्ट मॉनेटरी हो, चाहे वो सपोर्ट आर्म्स के द्वारा हो या चाहे वो सपोर्ट मिलिटेंट को ट्रेनिंग देने के लिए हो। तो इन सारे सपोर्ट सिस्टम को हम देखते हैं जो आउटसाइड दी कंट्री ओरिजिनेट होते हैं। तो दैट इज़ द रोल ऑफ आउटसाइड स्टेट। देन गवर्नेंस इशू, गवर्नेंस इशू का मतलब है कि देश जब आज़ाद होता है 47 में तो कैसे यहाँ पे गवर्नेंस का डेफिसिट रहा है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट हो पाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग नहीं हो पाई, इंटीग्रेशन नहीं हो पाया इकॉनमी का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ
एशिया है वहाँ पे भी इनकी इकॉनमीज़ को इंटीग्रेट नहीं कर पाए। चाइना एक नेबरिंग नेशन है और ये नेबरिंग नेशन राइज कर रहा है और उसके भी बेनिफिट हम नहीं उठा पाए नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस का मुद्दा यहाँ पे रहा है शुरू से। और फिर हम देखते हैं कि डिसेंट है, इन लोगों के कुछ नाराज़गी है क्योंकि हमने आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यहाँ पे इतने लंबे समय से लगा रखा है और जिसकी वजह से पब्लिक लिबर्टी एंड फ्रीडम में कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं, हिकअप्स आ रहे हैं और उसकी वजह से भी लोगों में डिसेंट है कि दे सी की द प्रेजेंस ऑफ आर्म फोर्सेस इन द रीजन एज द कर्टेलमेंट ऑफ देयर ओन फ्रीडम एंड लिबर्टी इन द रीजन। और साथ ही साथ क्योंकि देयर वर certain examples of atrocities which has been done by the armed forces there, तो उसके खिलाफ भी लोगों में कहीं नाराज़गी है इस रीजन के। और इन सारी नाराज़गियों की वजह से हम देखते हैं कि ये सारा जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा वर्स होती चली जा रही है समय के साथ। एंड द लास्ट पार्ट इज़ कि उन सारी सिचुएशन से इतने सारे नॉन स्टेट एक्टर्स को हम डिफाइन करेंगे कि वे सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, वे सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स जो सरकार से नाराज़ हैं और इन्होंने आज हथियार उठा लिए हैं। दे हैव जस्ट रेज द आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट बिकॉज दे डू नॉट बिलीव और दे हैव लॉस्ट ऑल देयर फेथ ऑन गवर्नमेंट कि वो शायद इनके लिए कोई विकास की बात करेगी या इनको कोई अगर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहिए या पॉलिटिकल एस्पिरेशन है उनको शायद इनको लगता है कि अब सरकार वो पूरा कर ही नहीं सकती है। तो उन्होंने हथियार उठा लिए हैं एंड दे आर आस्किंग फॉर देयर ओन स्टेट। सम नॉन स्टेट एक्टर्स आर आस्किंग फॉर देयर ओन कंट्री, सम वांट दे जस्ट द रिलेटिव प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो इस प्रकार से अलग अलग नॉन स्टेट एक्टर्स की अलग अलग डिमांड है सरकार से। तो इन सारी लाइट्स के अंदर अब हम नॉर्थ ईस्ट क्राइसिस को समझेंगे और एक एक पॉइंट के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द वेरी फर्स्ट पॉइंट, that is the geographical factors, how geography has played a part in the rise of militancy or the extremism in the north eastern part of India। ये जो सारा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक जिस ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग में समझना है वो है आपका इंटरनल सिक्योरिटी में फर्स्ट टॉपिक है लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो कैसे डेवलपमेंट ना होने की वजह से भी एक्सट्रीमिज्म आ जाता है, तो ये उसके साथ भी हम लोग रिलेट करेंगे। और उसके अलावा जो बाकी फैक्टर्स हैं तो हम देखते हैं कि उन सारे फैक्टर्स ने कैसे सिचुएशन को एम्पलीफाई किया है। तो ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को बोल रहे हैं तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया क्या है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इंडिया में हम कहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द सिक्किम और जो ये पूरा अरुणाचल प्रदेश से लेके ये वाला पार्ट है इसको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसके अंदर 8 स्टेट हैं ब्रॉडली, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं इनको हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बोल रहे हैं। अगर इसमें आप एक देखेंगे इन सारे स्टेट्स के अंदर तो आप देखोगे कि मोस्टली जैसे यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, मोस्टली बाउंड्रीज आर इंटरनेशनल इन कैरेक्टर, जस्ट अ सिंगल बाउंड्री हेयर आर डोमेस्टिक इन नेचर। तो हम देखते हैं कि 99% जो हमारी बाउंड्रीज हैं वो इंटरनेशनल बाउंड्री हैं और केवल 1% बाउंड्री जो है वो डोमेस्टिक बाउंड्री है। मीन्स द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया या द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वो इंडिया के साथ वो कॉन्टिन्यूटी ही नहीं है। दैट कॉन्टिन्यूटी हैज़ लिमिटेड टू जस्ट 1%। और क्योंकि अगर कोई जगह आपके देश के साथ जुड़ी ही नहीं है तो वहाँ पे विकास करना, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लाना थोड़ा सा कठिन एक काम रहता है। जैसे कि हमने ईस्ट पाकिस्तान के केस में देखा और जो हमारा वेस्ट पाकिस्तान था, जो आज बांग्लादेश बन गया हमारा ईस्ट पाकिस्तान, वो टूटा भी है कहीं ना कहीं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस उसके पीछे कारण था कि इतनी दूरी पे था कि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं है और फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ना होने से बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स आप नहीं ले पा रहे हैं। तो हिंदुस्तान के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हमारा मेन लैंड से नहीं ठीक से जुड़ा हुआ है। और ना जुड़ने के पीछे दी हिस्टोरिकल रीजन इज द पार्टीशन ऑफ इंडिया विच हैज अकर्ड इन 1947 एंड वी हैड क्रिएटेड ईस्ट पाकिस्तान। और ये ईस्ट पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो है फिजिकल कॉन्टिन्यूटी को इंडिया की तोड़ रहा है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। अब आप देखिए कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है यहाँ पे अगर इसके फिजिकल मैप को देखें तो दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर विच इज फ्लोइंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर अगर जैसे आजकल हमारे मानसून मंथ चल रहे हैं एंड वी कुड सी कि हैवॉक हैज़ बीन क्रिएटेड बाय दिस रिवर। और ये हैवॉक, ये फ्लडिंग, ये इतना सारा टॉपसी टर्वी जो रिवर ने काम किया है इस पूरे रीजन में, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्लडिंग सिचुएशन है और विकास करना मुश्किल है। मोर ओवर नॉट ओनली द डेवलपमेंट बट द फिजिकल कनेक्टिविटी इंडिया हैज़ लॉस्ट विद द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज फ्लड के कारण ये जो 21 किलोमीटर का
चिकन नेक कॉरिडोर हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये चिकन नेक कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहीं ना कहीं टूट चुका है और डिस्कनेक्ट हो जाता है इंडिया से जब फ्लडिंग का फिनोमिना रहता है। तो मीन्स कि 3-4 महीने तक वी कुड सी की फिजिकल कनेक्टिविटी ये जो 1% है वो भी कहीं ना कहीं टूट जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसी भी प्रकार का जो काम करना है वो कठिन रहता है। फिजिकली हम इस रीजन को इस प्रकार से देखते हैं कि वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज। मोर ओवर इंटरनेशनल बाउंड्री इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द फिजिकल कनेक्टिविटी इज यस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड कि यहाँ डेवलपमेंट करना कठिन है। मोर ओवर इफ यू विल सी द ज्योग्राफी ऑफ द रीजन, एक्सेप्ट दिस पार्ट ऑफ आसाम and certain part of Tripura, we are having hills and mountains in the northeastern part of India. Whole northeast of India, except certain plains areas of Assam and Tripura, whole northeast of India is mountainous in nature, and these mountainous nature are having climate of hot and wet climate is there. तो hot and wet climate में outcome is कि we are having a lot of forest cover. Since there are so many forests आर देयर, तो वहाँ पे कोई और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के इनहिबिशन हो जाती है, रुक जाती हैं, और यहाँ पे ट्राइबलिज्म इज़ द वे ऑफ लाइफ सिंस फॉरेस्ट आर देयर। तो हम ज्योग्राफी में हम देखते हैं जैसे कि ट्राइबलिज्म इज़ द आउटकम, जहाँ पर भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रहेंगे या जहाँ पर भी हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहाँ पे जो लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी या लोगों का रहन सहन का तरीका होगा, डेट इज़ द ट्राइबलिज्म। इसलिए इंडिया में जो ट्राइबल्स हैं दे आर लिमिटेड टू दी फॉरेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर सोसाइटी कन्वर्ट नहीं हो पाती ट्राइबल से। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि this whole northeastern part of India is engulfed in lot of tribes. There are myriad of tribes living in these areas, और ये जो सारे tribes हैं, these tribes are ethnically very diverse to each other, diverse with each other, और इन आपस में इन tribes का कोई मेल मिलाप नहीं है। मेल मिलाप का मीन्स कोई समानता नहीं है एक दूसरे के अंदर। तो we could see there are more than 200 tribes and 200 dialects are there, और हर ट्राइब की अपनी एक भाषा है, अपना एक कल्चर है, अपना रहन सहन का तरीका है। तो इतनी सारी ट्राइब एक ही रीजन में रह रही है, एंड होल रीजन इज हिली इन कैरेक्टर। ज्योग्राफिकली एंड डेमोग्राफिकली अब दोनों को कनेक्ट करते हुए हम जा रहे हैं। तो डेमोग्राफिकली आप एक और यहाँ पे चीज़ देखेंगे कि जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, दैट पार्ट इज हैविंग मोंगलॉइड रेस, और इंडिया के अंदर मोंगलॉइड रेस बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, केवल अपर ऑल्टीट्यूड हिमाचल, उत्तराखंड एंड लद्दाख, केवल इन 3 जगहों पे मोंगलॉइड रेस है। मोंगलॉइड रेस वो रेस है जो माना जाता है कि इतिहास में मंगोल से आए थे, और ये रेस अब जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड द होल साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया यहाँ पे स्प्रेड आउट हो चुकी है, और यही रेस हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में प्रीवेल करती है। तो डेमोग्राफिकली ये एक ऐसा समाज है जो ट्राइबल वे ऑफ लाइफ है, जिनका कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं रहा था। और हिंदुस्तान के क्योंकि मेनलैंड के अंदर, अब हम हिस्ट्री का भी थोड़ा सा यहाँ पे फ्लिंग ले रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इंडिया का जो मेन लैंड है जहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है और हिंदू कल्चर है, यहाँ पे हिंदू कल्चर नहीं है, यहाँ पे हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है। यहाँ पे हज़ारों भाषाएं हैं, कई 100 भाषाएं हैं, और एक जो ट्राइब जो हिंदुस्तान के अंदर जो रेस नहीं मिल रही है वो रेस यहाँ पे रहती है, और मल्टीपल ट्राइबल कल्चर इज़ देयर। तो इकोनॉमिकली, हिस्टोरिकली, डेमोग्राफिकली, रेशियली, लिंगुअली ये इंडिया जैसे नहीं है। और सन 1947 में हमारा जब बंटवारा हुआ या हमने देश बनाया, तो some of the leaders in their region they wanted their own independent country, और बाकियों को तो ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस थी ही नहीं। तो इस रीजन को हमने उठा के हिंदुस्तान के साथ डाल दिया, और हमें लगा था कि शायद जब जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि वी विल डू डेवलपमेंट ओवर देयर, बट यहाँ पे हमने देखा क्योंकि फिजिकल कनेक्टिविटी ना होने के कारण डेवलपमेंट नहीं हुई, और इनकी अपनी पॉलिटिकल जब कॉन्शियसनेस का राइज होता है और पॉलिटिकल एजिटेशन शुरू होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है इनकी जो पूरी नहीं हो पाई, तो उन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस की वजह से वी कुड सी कि देयर इज अ राइज ऑफ मिलिटेंसी इन द रीजन। तो ज्योग्राफी हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि ज्योग्राफिकली यहाँ पे आसपास आपके वो नेबर भी हैं, ये भी ज्योग्राफी का ही रोल है कि वी आर हैविंग हॉस्टाइल नेबर्स लाइक चाइना। चाइना में आइडियोलॉजी इज कम्युनिस्ट, और जब चाइना कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है और नेबरिंग इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो ये दो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आती है। कोल्ड वॉर का एरा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हद तक
सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाता है। इसलिए अगर यहाँ के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के आप नॉन स्टेट एक्टर्स को भी देखोगे तो उनका जो इंक्लिनेशन है, उनका जो ओरिएंटेशन है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ ज़्यादा है। और इंडिया के मेन लैंड में वी कुड सी कि डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही है। तो यहाँ से आइडियोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन भी स्टार्ट हो जाता है, पॉलिटिकल फिलॉसफी दोनों की अलग होनी शुरू हो जाती है। तो हम देखते हैं कि इतने सारे होस्ट ऑफ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये सारा क्राइसिस क्रिएट होता है। तो हॉस्टाइल नेबर्स विच आर हैविंग डिफरेंट पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, तो वो भी इसके साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि उनकी डेमोग्राफी को भी रिफ्लेक्ट करता है। अब यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, अगर मैंने बोला कि यहाँ पे ट्राइबल कल्चर है, अगर इनका धर्म को देखेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अगर 1951 का सेंसस हम देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में दी ट्राइबल वे ऑफ लाइफ वॉज देयर, रिलीजन वॉज एनिमिस्टिक, मीन्स कि ज़्यादातर लोगों का कोई रिलीजन नहीं था, वो अपनी नेचर को वर्शिप करते थे जिस प्रकार से ट्राइबल रहा करते हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज़ का बहुत ज़्यादा काम है, एजुकेशन उन लोगों ने स्प्रेड करी, मेडिकल फैसिलिटीज़ उन लोगों ने प्रोवाइड करी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि धर्मांतरण के मुद्दे बहुत ज़्यादा सामने आए। और जब हम सन 2001 और 2011 का सेंसस देखते हैं तो 50, 60, 70 सालों के अंदर यहाँ पे पूरा डेमोग्राफिक के अंदर रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। वी कुड सी अ सर्ज इन द क्रिश्चियनिटी, और पूरा का पूरा रीजन आज क्रिश्चियन मिशनरीज की वजह से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया है। वी आर हैविंग दी सेंसस कंपैरिजन सेंसस ऑफ 2011 एंड द 1951 सेंसस, जो देखता है यहाँ पे क्रिश्चियनिटी डोमिनेट कर रही है, पर्टिकुलरली इन द ट्राइबल बेल्ट। आसाम के अंदर हिंदूज आर इन मेजॉरिटी, त्रिपुरा में हिंदूज आर इन मेजॉरिटी, वेयर वी कुड सी प्लेन एरियाज वर देयर। तो ये इन सारी जगहों की जोग्राफिकल सिचुएशन है, डेमोग्राफिक सिचुएशन है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कहीं ना कहीं इकॉनमी हमारी जोग्राफी से जुड़ी होती है। इकॉनमी का मतलब होता है जो हमारे पैसा कमाने का तरीका है, या जो हमारी इकोनॉमिक एंगेजमेंट है सोसाइटी के अंदर या इकॉनमी के अंदर या कंट्री के अंदर, वो कहीं ना कहीं जोग्राफी से भी ड्रिवन होती है। जैसे हम देखते हैं जो प्लेन्स हैं, जैसे पंजाब के प्लेन्स हैं, हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार और वेस्ट बंगाल के प्लेन्स हैं। तो सिंस दीज आर द प्लेन्स एरिया वेयर वी कुड सी कि वी आर हैविंग फर्टाइल सॉइल, along with we are having the mighty rivers which are responsible for irrigating these plains। तो क्योंकि यहाँ पे नदियाँ हैं और यहाँ पे अच्छी हमारे पास ज़मीन है जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, जो फर्टाइल है, इन प्लेन्स की जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है डेट इज़ द एग्रीकल्चर। तो जोग्राफी इज़ गोइंग टू डिटरमाइन कि व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ यू पीपल आर गोइंग टू अवेल इन योर लाइफ। तो प्लेन इलाकों में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर या JNK में वेयर वी आर हैविंग माउंटेनियस एरियाज, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के जो स्कोप हैं, कॉमर्शलाइजेशन की तरफ एग्रीकल्चर को जो ले जाया जा सकता है वो नहीं संभव है, क्योंकि माउंटेनियस एरियाज में एग्रीकल्चर बहुत सरप्लस नहीं है, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज आर नॉट देयर, टेक्नोलॉजी लाइक हाई यील्डिंग वेराइटीज आर नॉट देयर, वी कुड नॉट यूज ट्रैक्टर इन द हिली एरियाज, वी कुड नॉट आउटपोर मच ऑफ द फर्टिलाइजर देयर। तो क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन इज़ लिमिटेड। सिंस प्रोडक्शन इज़ लिमिटेड, तो वी कैन नॉट गो फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर इन द माउंटेनियस एरिया। सिमिलरली इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सिंस मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज हैविंग फॉरेस्ट देयर, तो वी कुड सी कि एग्रीकल्चर इज नॉट देयर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पीपल आर गोइंग फॉर हंटिंग, फ्रूट गैदरिंग एक्टिविटीज, as still they are pursuing these activities. But when we see in the plains of Assam, we could see कि since these are the plains areas like Tripura, Assam or the Imphal Valley, which is a plain area in Manipur, we could see the people are engaged in agriculture. And moreover, Assam is known for its tea farming. Assam is known for its oil digging. तो आसाम के अंदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटिवली बेटर ऑफ है, बट इन अदर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बिकॉज ऑफ देयर जोग्राफी वी कुड सी कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं बन पाई है। इसी को हम बाद में जाके बोल रहे हैं कि क्या इकोनॉमिक और डेवलपमेंट के फैक्टर्स रहे थे। अगर हम देखते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है एंड यू पीपल नो कि पहाड़ी इलाकों में इंडस्ट्रीज़ नहीं लग पाती हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ लगती हैं तो इंडस्ट्रीज़ के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है, तो वी कुड सी कि इंडस्ट्रीज़ आर ट्रिगर्ड बाय रॉ मटेरियल ऑफ एनी मिनरल, रॉ मटेरियल फ्रॉम द एग्रीकल्चरल आउटपुट। तो रॉ मटेरियल एक रिक्वायरमेंट होता है इंडस्ट्री का। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखते हैं, क्योंकि दिस रीजन इज़ डेफिसिट इन द नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज एक्सेप्ट पेट्रोलियम, और कुछ पार्ट मेघालय में रिसोर्सेज है। अदरवाइज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया सिंस इट इज़ माउंटेनियस इन नेचर, तो मिनरल्स नहीं है यहाँ पे, एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो किसी भी प्रकार का
इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं संभव हो पा रहा है, उद्योगीकरण की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, तो लोगों के पास एग्रीकल्चर करने को नहीं है, ज़्यादा लोगों के पास इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का भी अभाव है पूरे एरिया में। एंड वी कुड सी कि बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है, एजुकेशन का राइज बहुत ज़्यादा है, और इतनी अच्छी एजुकेशन के बाद भी हमारे पास अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ना हो तो कहीं ना कहीं यूथ के अंदर एक डिसेंट आता है, एक नाराज़गी आती है, एक आक्रोश है यूथ के अंदर, जो कि हमें मिलिटेंसी की फॉर्म में देखने को मिलता है कि पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन काम करने के लिए रोज़गार नहीं है उनके पास। तो इस तरह की समस्याएं हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल रही हैं। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इकॉनमी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की रोड रेलवेज बनाना बहुत कठिन है क्योंकि माउंटेनियस एरिया है। दूसरा है कि इंडिया के साथ फिजिकल कनेक्टिविटी का भी अभाव है, और कहीं ना कहीं सेंटर का बहुत लंबे समय से पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की वजह से हमारा कभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनके साथ लगाव भी नहीं रहा है, या आई वुड से कि बहुत ज़्यादा फोकस एरिया भी नहीं रहा था नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट। तो इसलिए भी रीजनल इम्बैलेंसेस देश के अंदर क्रिएट होते गए कि इफ़ यू विल सी कि इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, अगर इंडिया को 2 हाफ में डिवाइड कर देंगे हम, जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का वो बहुत वेल ऑफ है एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट के अगर आप स्टेट्स देखोगे, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना या होल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये बहुत ज़्यादा गरीब एरियाज़ हैं और बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं। तो कहीं ना कहीं अंडर डेवलपमेंट भी यहाँ एक मुद्दा रहा है, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ एक मुद्दा रहा है, जिसकी वजह से शायद यूथ एलिनेट फील हो गया है और उनकी एस्पिरेशंस जो हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है इस पर्टिकुलर रीजन में। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन को एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनाते हैं जहाँ पे इतने सारे हॉस्टाइल एलिमेंट्स जन्म लेंगे इन फ्यूचर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी क्या रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या रहे थे नॉर्थ ईस्ट के क्राइसिस में, तो मैंने बताया था कि देश आज़ाद होने से पहले जब ब्रिटिश हिंदुस्तान में थे तो इस पूरे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो ब्रिटिश हैं उनके पास मणिपुर उनके पास नहीं है। अभी मणिपुर इंडिपेंडेंट स्टेट है, त्रिपुरा इंडिपेंडेंट स्टेट है, और बाकी सारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को ब्रिटिश ने एनेक्स कर लिया। लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया में एनेक्स करते हैं तो उनको भी पता है इस रीजन में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ट्राइबलिज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ, तो उन्होंने भी बहुत डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बस आसाम के टी गार्डन्स को एक्सप्लॉइट किया है और यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन पे ध्यान दिया है, डिग बॉय हो या बुनाईगढ़ हो, इन सारी जगहों पे ऑयल एक्सप्लोरेशन किया। तो और किसी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की उनको इस रीजन से उम्मीद नहीं थी। दूसरा, वो इस पूरे रीजन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, ट्राइबलिज्म को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमेशा से बफर जोन की तरह काम किया। जहाँ पे म्यांमार और चाइना है, इन्होंने इसे एज अ बफर स्टेट ही काम रखा था और कभी भी डेवलपमेंट उनका फोकस नहीं था। जब हिंदुस्तान में 1947 के बाद ब्रिटिश चले जाते हैं और हिंदुस्तान बनाया जा रहा है, सारे स्टेट्स को वल्लभ भाई पटेल इंडिया में कन्वर्ट कर रहे हैं और पूरे इस वाले पूरे रीजन को इंडिया में डाल दिया गया, मणिपुर को इंडिया में डाल दिया गया, त्रिपुरा को इंडिया में डाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में जो शायद एक एस्पिरेशन थी कि ब्रिटिश अगर हिंदुस्तान से चले जाएंगे, तो सबसे पहले मुद्दा स्टार्ट होता है नागालैंड में, जो कि एक वेल अवेयर्ड ट्राइब थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। सुभाष चंद्र बोस के साथ इन्होंने काम किया था आज़ाद हिंद फौज में, और इनको एक एक्सपोजर है, पॉलिटिकल मिलिट्री एक्सपोजर है इनके लीडर्स को। तो इनको एक एस्पिरेशन थी कि शायद जब ब्रिटिश जाएंगे तो हमें एक हमारा आज़ाद देश मिलेगा और जहाँ पे हमारे ही ट्राइबल लोग रहेंगे। लेकिन जब हिंदुस्तान बना तो इनको भी हिंदुस्तान के साथ ही रखा गया। वहीं से एक नाराज़गी शुरू हो जाती है हिस्टोरिकली कि ब्रिटिश के टाइम पे भी इनको नहीं पूछा गया अलग से, इनको कोई पॉलिटिकली इनका ध्यान नहीं रखा गया और वो हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद भी कंटिन्यू रहता है। तो हिस्टोरिकली भी जो इनका एमलगमेशन है इंडिया के साथ, वो इनकी मर्जी से शायद नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से भी एक इनके अंदर आक्रोश है। तो दिस इज़ हाउ हिस्ट्री हैज़ प्लेड in the crisis of this whole northeastern region. नेक्स्ट हम देखते हैं कि गवर्नेंस का क्या मुद्दा है। गवर्नेंस में मैंने आपको बताया कि अंडर डेवलपमेंट एक मुद्दा था, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का ना राइज होना एक मुद्दा है। गवर्नेंस का और मुद्दा क्या है कि कभी भी हमने, जैसे मैं एक आपको पॉलिसी का नाम बताता हूँ, कि कभी भी हमने देखा जब पूरा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की 99% बाउंड्रीज इंटरनेशनल बाउंड्री है, तो क्यों नहीं हम इनको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को साउथ ईस्ट इकोनॉमीज़ के साथ इंटीग्रेट करें और इनके साथ इंटीग्रेट करके हम ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं और उस ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की वजह से यहाँ पे विकास होना संभव था, क्योंकि ये इंडिया के साथ बहुत अच्छे से नहीं जुड़े हुए थे। तो अगर यदि हम ऐसा भी कर लेते तो शायद यहाँ विकास हो जाता। और हमने 1992 में
हमने 1992 के अंदर नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के अंडर वी हैव लॉन्च्ड अ इंटरनेशनल पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी। तो ये जब हम पॉलिसी लॉन्च करते हैं, क्योंकि हमें है कि इस पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का विकास तब होगा सिंस इट इज़ कंसीडर्ड एज द गेटवे टू द साउथ ईस्ट एशिया। तो अगर इनको बाकी इकोनॉमीज़ के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो शायद विकास होगा। लेकिन हमने पॉलिसी तो बनाई, पॉलिसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। इसलिए मोदी सरकार जब आई है तो इन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई और इसका नाम रखा एक्ट ईस्ट पॉलिसी की। जो आपने वादे किए हैं लुक ईस्ट में, उनको अब पूरा करने का समय आ चुका है और हमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है इस रीजन के डेवलपमेंट में। अदरवाइज यहाँ पे इंसर्जेंसी का राइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो दिस इज़ द गवर्नेंस डेफिसिट इन द रीजन, कि हमने गवर्नेंस लेवल पे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि हम कैसी पॉलिसीज़ बनाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बनाएं, या हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें। और अंडर डेवलपमेंट जो है वो आउटकम आ गया। अंडर डेवलपमेंट कुड बी सीन इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम, चाहे प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम हो, सेकेंडरी हो या हायर हो, वो सारा ही डेफिसिट है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट है, हमारे पास बेसिक रोड रेलवे फैसिलिटी का डेफिसिट है, हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेफिसिट है। तो वी आर हैविंग लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देयर। तो इन सारी वजहों से वी कुड सी कि एट अ लार्जर स्पेक्ट्रम वी कैन सी कि इट इज़ अ लैक ऑफ गवर्नेंस देयर, या पुअर गवर्नेंस या गवर्नेंस डेफिसिट वॉज देयर इन द रीजन। फिर हम देखते हैं कि रोल ऑफ आउटसाइड स्टेट कैसे यहाँ पे एक रोल प्ले करता है। जब 1947 में बंटवारा हुआ और वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान बना, तो क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो इंडिया के साथ मेल नहीं खा रहे हैं, तो दे हैव जस्ट ट्राइड टू डीस्टेबलाइज द इंडियन गवर्नमेंट। और डीस्टेबलाइज करने के लिए इन्होंने देखा कि नागा ने इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ पहले ही आक्रोश है और इन्होंने कहीं ना कहीं उस आक्रोश को, उस फ्रस्ट्रेशन को दबा के रखा हुआ है। एंड जस्ट दे नीड द प्रॉपर रिसोर्सेज। इनको हथियार अगर हम प्रोवाइड कर दें, अगर हम पैसा दे दें, अगर हम ट्रेनिंग दे दें, तो कहीं ना कहीं ये जंग छेड़ देंगे अपनी ही सरकार के खिलाफ। एंड व्हाट दे डिड इज़ कि इन्होंने इनको ट्रेन करना शुरू कर दिया। चाइना ने इनको हथियार पहुंचाने शुरू कर दिए, ट्रेन करना शुरू कर दिया। और हिंदुस्तान के बाहर से इन तक पैसा आता है, म्यांमार की आर्मी इनको सपोर्ट कर रही है। एंड वी कुड सी कि इस पूरे रीजन में ओपियम का नेक्सस बन गया है, जिसको आज हम बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल, इट इज़ द ओपियम नेक्सस इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे म्यांमार, लाओस और मलेशिया, म्यांमार, लाओस और इस रीजन के अंदर हम देखते हैं एक ओपियम का ट्रायंगल बना हुआ है, जहाँ से ये लोग पैसा कमाते हैं और उस पैसे के से कमाए हुए पैसे से ये इंसर्जेंसी को लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ कंटिन्यू रखते हैं। तो बाहर के देश ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है इंडिया के अंदर इस पर्टिकुलर रीजन में इंसर्जेंसी को मेंटेन रखने का या सस्टेन करवाने का। तो दिस इज हाउ वी कुड सी कि दी प्रेजेंस ऑफ आउटसाइड स्टेट हैज़ प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल। अब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने में काम किया है। और इनमें से जो सबसे अहम ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ दी NSCN, दैट इज़ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये नागा द्वारा बनाए गए लोगों की एक काउंसिल है और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल अदर इंसर्जेंट्स इन द नॉर्थ ईस्ट। ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एंड दे आर रनिंग अ पैरेलल गवर्नमेंट इन द रीजन। और ये ना कि केवल पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं। पैरेलल गवर्नमेंट का अर्थ है कि जैसे गवर्नमेंट हमसे पैसा लेती है और हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे बिजली, पानी, रोड, रेलवेज़, ये सारी सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो इसी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, क्योंकि since government apparatus is missing in the northeastern part of India, not only the government apparatus, the administrative machinery is absent। और इन सब की वजह से वहाँ पे एक पॉलिटिकल, एक सोशल, एक इकोनॉमिक और एक गवर्नेंस का वैक्यूम बना हुआ था जो इन्होंने आके फिल इन किया है। एंड दे हैव प्रोवाइडेड विद द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, दैट इज़ द जुडिशरी भी इन्होंने ये कंगारू कोर्ट्स लगाने का काम किया है और लोगों को और समाज में व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का काम किया है। तो दे हैड फिल्ड द वैक्यूम विच हैज़ बीन लेफ्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसलिए ये पैरेलल गवर्नमेंट वहाँ पे रन कर रहे हैं, लोगों से पैसा ले रहे हैं, एक्सटॉर्शन मनी ले रहे हैं या ऑर्गेनाइज क्राइम करके पैसे कमा रहे हैं। तो इन सारे तरीक़ों से जब ये पैसा कमाते हैं तो उस पैसे से ये अपनी इंसर्जेंसी को फाइनेंस करते हैं। तो इस तरीके से NSCN जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी की वजह से अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों ने करना है, नागा अकॉर्ड 2015, Naga Accord of 2015. So this accord has been signed by the Indian government with this organization, which is a branch is IM,
और NSCN-IM के साथ ये ब्रांच ये एक पीस अकॉर्ड साइन करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि यहाँ रीजन में कुछ स्टेबिलिटी आ पाए। अगर इसी प्रकार के ये नागालैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है आसाम की, जिसका नाम है उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। इनकी भी कुछ गवर्नमेंट से डिमांड है और ये भी एक बहुत बड़ी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है जो आसाम में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। आसाम में एक और ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बूडोलैंड। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ सन 2020 में अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक बूडो अकॉर्ड साइन किया है, ताकि आसाम को स्टेबलाइज किया जा सके। और इसी के वजह से इनका जो मुद्दा है वो इलीगल माइग्रेशन के अराउंड है, कि ये देखते हैं कि आसाम क्योंकि नेबरिंग स्टेट है बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश सिंस द कंडीशन सिंस बांग्लादेश इज़ वेरी वॉलेटाइल, और वहाँ पे क्योंकि सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस ना पहले ठीक थी, अभी कुछ हद तक ठीक हो गई हैं, फिर भी आउट माइग्रेशन हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है बांग्लादेश से। हम देखते हैं कि बांग्ला, ऑल्दो दे आर मुस्लिम बट दे आर बांग्ला स्पीकिंग पीपल, तो दे हैव बीन माइग्रेटेड टू वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, विच आर द कॉन्टिग्यूअस रीजन ऑफ बांग्लादेश। तो वहाँ पे इतना इलीगल माइग्रेशन का इन लोगों को मुद्दा है। और जो बूडो ट्राइब है, जो 13% सारी पॉपुलेशन की है, वो बूडो ट्राइब को शायद अपने ही घर में खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि माइग्रेंट आके इनके रिसोर्सेज के ऊपर बैठ गए हैं। और वैसे ही आसाम की पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद वैसे ही रिसोर्सेज का क्रंच है, और बाहर से और लोग हिंदुस्तान में आ रहे हैं। तो दीज पीपल आर जस्ट हैविंग दी डिलीमा कि शायद इनके रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, शायद इनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, और जो इस टाइम पे इनकी जो डेमोग्राफी है वो बदल सकती है। तो इन सारे साइकोलॉजिकल फियर की वजह से दे हैव स्टेज अ वॉर विद द माइग्रेंट ऑफ बांग्लादेश, और यहाँ पे पूरे एरिया में कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट हो गई है, एक डिसएरी क्रिएट हो जाता है, और गवर्नमेंट को पीस ट्रीटी इनके साथ साइन करनी पड़ती है कि आप हथियार मत उठाओ, वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द इलीगल माइग्रेशन प्रॉब्लम। और इसी की वजह से आप देखते हैं कि NRC का जो मुद्दा है, सिटीजन शिप का जो मुद्दा इस पूरे रीजन में राइज होता है, डेट इज़ बिकॉज ऑफ द अकॉर्ड विद द बूडो पीपल। तो हम देखते हैं कि ये सारे जो करंट के मुद्दे हैं, ये सारे जो नॉन स्टेट एक्टर हैं जो इतने एक्टिव हैं पूरे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे करंट के इवेंट के साथ, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और इन लोगों का एक मुद्दा है, डेट इज़ द एस्पा। एस्पा स्टैंड्स फॉर आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का मतलब है कि क्योंकि यहाँ पे इंसर्जेंसी स्टार्ट हो चुकी थी, और नेहरू की गवर्नमेंट के टाइम से हम देखते हैं कि नागा पीपल ने हथियार उठा लिए थे। और उस टाइम पे 1957 की ये बात है कि जो सबसे पहले ये जब एक्ट लगा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, पर्टिकुलरली नागा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था आसाम स्टेट के अंदर उस टाइम पे। तो 1957-58 का वो दशक था जब नेहरू सरकार ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपनी फ़ौज को भेजा था, और उनको वहाँ पे ऑपरेशंस में ताकि फ्री हैंड मिले, क्योंकि सिविल लिबर्टीज़ एंड राइट्स को कुछ हद तक कर्टेल एंड कर्ब करने की ज़रूरत थी ताकि आर्मी को फ्री हैंड मिले। तो हमने एक लेजिस्लेटिव मेज़र लिया, एस्पा जिसको बोलते हैं, और इसमें आर्मी को कुछ स्पेशल अधिकार है सर्च करने का अधिकार है, किसी को भी उठा के लाके इंटेरोगेट करने का। तो इस प्रकार के कुछ एक फ्री हैंड आर्मी को दिए हैं, और उन सारे फ्री हैंड से यहाँ के लोगों को, क्योंकि पिछले 50 सालों से जब से एस्पा लगा है, 50-60 सालों से, तो यहाँ पे देखते हैं कि सिचुएशन बेहतर नहीं हुई है, रेदर देन सिचुएशन थोड़ी और ख़राब हो गई है। और जहाँ 10-2-4 मिलिटेंट ग्रुप हुआ करते थे स्टार्टिंग में, वहाँ 100 से ज़्यादा मिलिटेंट ग्रुप बन गए हैं। तो इसका मतलब है एस्पा जो है वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंट मैकेनिज्म नहीं था नॉर्थ ईस्ट को स्टेबलाइज करने का। तो देयर मस्ट बी सम अदर रीज़न जो हमने पहले डिस्कस किए, कि डेवलपमेंट करके देने की आवश्यकता थी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत थी, गवर्नेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत थी। एस्पा तो टाइम बीइंग एक अरेंजमेंट हम सोच सकते थे कि एस्पा कुड बी यूज एज अ शील्ड, कि उस शील्ड की आड़ में हम डेवलपमेंट कर लेते। लेकिन क्योंकि हमने उस शील्ड को बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया है, उस टाइम फ्रेम को बहुत अच्छे से कैपिटलाइज नहीं किया है, तो एस्पा लगाने के बाद भी हम देखते हैं कि रीजन में इंसर्जेंसी का बने रहना, डेट इज़ बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन गवर्नमेंट, कि यहाँ पे अभी भी एस्पा लगा के रखा है एंड स्टिल डेवलपमेंट हैज़ नॉट बीन डन इन द रीजन। तो एस्पा के अगेंस्ट उन लोगों को डिसेंट है, जैसे हम आयराम शर्मिला को देखते हैं मणिपुर की, उन्होंने फास्टिंग रखी है, तब तक इनडेफिनिट फास्टिंग में चली गई हैं वो एस्पा के खिलाफ, कि जब तक आप एस्पा को रिकॉल नहीं कर देते इस पूरे
लेजिस्लेटिव मेजर को रिवोक नहीं कर लेते, तो एब्रोगेट नहीं कर लेते, तब तक जो है उन्होंने फास्टिंग की बात करी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरा रीजन ही आज एस्पा के अंडर है, एक्सेप्ट मेघालय एंड त्रिपुरा, जहाँ पे एस्पा फंक्शनल नहीं है। अदरवाइज पूरे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आज भी जो है इतना लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी इज देयर, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर नाराजगी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इतने सारे फैक्टर्स मिला के हमारे पूरे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को वॉलेटाइल बना लेते हैं और एक ऐसा थिएटर बनाते हैं जहाँ पे इतने सारे कलाकार, इतने सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं सारे रीजन के अंदर। तो इन सारी लाइट में हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के क्राइसिस को समझने की कोशिश करेंगे। देन वी विल मूव डाउन टू अ पर्टिकुलर टॉपिक लाइक द टॉपिक ऑफ नागा अकॉर्ड। तो जब तक हम एक ये अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे नॉर्थ ईस्ट के, और उनकी समस्याएं, उनके समाज, उनकी ज्योग्राफी, उनके इतिहास को नहीं समझेंगे, उनके सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं रखेंगे, तब तक हम उनकी मॉडर्न डे सिचुएशन पे नहीं कमेंट कर पाएंगे। तो अब इन लाइट के अंडर ही हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द नागा अकॉर्ड एंड द बूडो अकॉर्ड, इन दोनों को समझेंगे जो कि करंट इवेंट है, और इन लाइट के अंदर ही ये दोनों इवेंट और अच्छे बेहतर समझ में आ सकते हैं। ऑल राइट, चलो, थैंक्स अ लॉट।